हाँ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छी रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को छोटी छोटी सी क्लास नज़र आ रही है, वो असल में यहाँ फीडबैक हो रहा था तो वो ज़्यादा लंबी चली गई बात, तो इसलिए छोटी सी क्लास है। आप लोगों ने यूट्यूब के लेक्चर देख भी लिए होंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके सारा कुछ अच्छी तरह तैयार भी कर लिया होगा। इसीलिए मैंने ख़त्म करा दी थी वो बात, वहीं ख़त्म हो गई और अब अगला चैप्टर शुरू करना है। और वो जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसका अभी आगे कहीं कोई डायरेक्ट इस्तेमाल भी नहीं आना है, तो पुरानी बात हो गई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूँ, ओवरहेड्स का चैप्टर ख़त्म कर दिया और एक बहुत बड़ा चैप्टर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो मैंने वो भी करा दिया। नहीं है, प्रोसेस करेंगे अब। अच्छा, ये जो अब आपके लेक्चर जिनका यूट्यूब नहीं चल रहा, अच्छा ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए, ये जो मैं क्लास में बात कर रहा होता हूँ चूंकि सामने दुनिया बैठी हुई है तो मैं यूट्यूब का जिक्र इनसे कर रहा होता हूँ। आप लोगों के लिए जो क्लासेस हैं वो सारी के सारी इस तरतीब से चल रही हैं जो आपके पोर्टल पे आ रही हैं, तो ये यूट्यूब वाली क्लासेस ना आपके लिए नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ छुपा के इनको पढ़ा रहा हूँ और इन्होंने पैसे थोड़े ज़्यादा दिए आपने थोड़े दिए हैं, तो फीस सबकी जो है ना वो पूरे कोर्स के हिसाब से है। तो इसलिए आपको जो सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ इन लोगों को, जो सबको पढ़ा रहा हूँ वो आप ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा। यूट्यूब वाली बात सिर्फ इसलिए होती है जैसे अगर लेक्चर 29 है, जैसे अब वो जो लेक्चर 29 था उसमें सारे लोग मौजूद नहीं थे तो इनके लिए मैंने वो यूट्यूब पर डलवा दिया, लेकिन आपके लिए तो 29 पोर्टल पे ही आएगा। तो यूट्यूब की जो क्लासेस है ना वो ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए नहीं है। हैं जी, किधर है, कौन है, कहाँ है? हाँ जी, हाँ 2 की थी, कॉस्ट की 2 की थी। और ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ओवरहेड्स खत्म हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म हो गया। और बस आप ऑटम अटेम्प्ट से पहले ले लेना, वो उसके बाद ना करना, उससे पहले कर लेना। लेकिन अगले चैप्टर से ना उसका कोई खास लिंक नहीं है, तो इसलिए अगर इमीडिएटली यूट्यूब नहीं भी खुल रहा है तो बाद में सही, कभी ना कभी तो जिंदगी में शायद खुली जाए। बस ऑटम से पहले ले लेना लेक्चर। जिन्होंने ले लिए हैं, जिनका मामला चल गया था तो ठीक है, जिनका नहीं हो सका तो वो है जी, समझ नहीं आ रही। चलें, जिसका जो मसला है वो उस मसले का को हल निकाल के, गर्मी लग रही है, ये चल रहा है। तो जिनके वो लेक्चर्स रहते हैं वो कर लेना कवर। टेस्ट की तो बात हो ही गई, आप लोग टेस्ट दे ही देते हैं सारे के सारे। तो जिन्होंने लेक्चर ले लिए हैं वो फिर ओवरहेड्स का टेस्ट अभी इस जुम्मे को जो रख लेंगे वो ओवरहेड्स का टेस्ट, ओवरहेड्स का। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया ठीक है उनका तो है ही नहीं, लेकिन जिन्होंने लेक्चर ले लिए हैं और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे इनका तो है ही है, तो अभी अगला टेस्ट ओवरहेड्स का। अगला चैप्टर शुरू कराने लगा हूँ और वो अगला चैप्टर ये है कि एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा हैवी चैप्टर है। हैवी इन अ वे कि इसकी क्लासेस मैंने बहुत पढ़ानी, क्योंकि अब से पहले की जो कॉस्ट की दुनिया थी और अब से ऑनवर्ड जो दुनिया वो थोड़ी डिफरेंट होने लगी। तो इसलिए अब जो हम पढ़ने लगे हैं इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं और जो लोग रिपीटर हैं किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, शौक से थोड़ी कोई आता है, मजबूरी होती तो दोबारा पढ़ने आते हैं, तो वो जो दोबारा पढ़ने आए हैं तो इसी से मैं कॉस्ट की आगे ना फिर गेम उठाता हूँ। तो इसलिए इस चैप्टर में और जो पहले किया था अब रिजीम चेंज होने लगी। प्रोसेस कॉस्टिंग अपनी बुक में मैंने इसको रखा हुआ है चैप्टर 7। मैंने ना कुछ टॉपिक्स डिफरेंट तरीके से कंपाइल किए हैं, तो इसलिए मेरी आईकैप की जो है ना इंडेक्स से चेंज है। आईकैप ने इस टॉपिक के 2 चैप्टर बनाए हैं, मैंने उसको एक ही टॉपिक किया हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ना मैंने कुछ चूंकि कुछ टर्म्स यूज करनी है या वैसे ही आपको कुछ विजुलाइज करवाना है, तो इस दफा मेरे आइडिया आया कि मैं आपको ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वीडियो दिखा देता हूँ। तो हैं जी, अभी चलनी शुरू नहीं हुई तो नजर कैसे आएगा? है वो मैकडॉनल्ड्स की है, तो वो शुरू में तो वो बच्चे ही खा रहे हैं खाना बैठ के, तो बस 2-3 मिनट की है बस। अच्छा, ये आवाज़ थोड़ी सी है मल्टीमीडिया से ही आनी है, कोई बात नहीं, वो काम की बातें नहीं कर रहा, कमेंट्री कर रहा है, तो ये वीडियो ही काफ़ी है आपके लिए। काफ़ी है मेरे हाथ में। You're about to find out. These nuggets are made in a McDonald's production plant, which is a massive factory several thousand square acres large, with an insane amount of people working there.
This doesn't come as a surprise because the company has millions of demands to meet daily, and the only way to do that is a massive workforce and a grand factory equipped with several high-tech machines. The first step of production is the preparation of the chicken, and this includes separating the chicken skin from the whole chicken to get the meat we're interested in. Hundreds of whole chickens are placed on a stand, and a machine moves these chickens from station to station at a slow speed. At each station, there is a factory worker whose job is to cut specific parts of the chicken, and the chicken gets more अच्छा यहाँ तक देखें। अब इसमें जो मैंने आपको बात दिखानी थी असल में कि अब ये ना वो मैकडॉनल्ड ने वीडियो बनाई हुई है जो नगेट्स बनाते हैं ये, तो एक ही चिकन की पूरी जिंदगी का सफर दिखाया हुआ है इसमें, एक ही चिकन चल रहा है, बहुत सारे हैं। तो अब ये जो चिकन चलते आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए कोई मशीन है। फिर इसी तरह से जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, इनका मकसद था इस चिकन की जो है ना वो तिया पाचा करना, इसकी जो बोटियां अलग अलग करना, बोटी बोटी कर देना। तो अब ये लोग स्किल्ड इस काम के लिए हैं। इस प्रोडक्शन हॉल का, जैसे यहाँ पर क्लासरूम होते हैं ना, दूसरा जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े से प्रोडक्शन हॉल होते हैं। वहां पर उस हॉल में जो मकसद होता है, जैसे अभी तक जितनी मैंने वीडियो चलाई है, इसमें चिकन आ रहे हैं और वो मशीन के जरिए आ रहे हैं और स्टाफ उनकी बोटियां अलग कर रहे हैं, बाकी लेग पीस वगैरह अलग कर रहे हैं, और ये जो इसका बड़ा पोर्शन है इसमें से वो बोनलेस अलग कर रहे हैं। अच्छा, अब इस जगह पर जो मशीनें हैं और उसके बाद जो आगे काम चलना है, मशीनें डिफरेंट हो जाएंगी। तो क्योंकि अलग अलग तरह के काम है, तो फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्शन हॉल होते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस कहा करेंगे, मुख्तलिफ प्रोसेसेस। चलो जी, मुर्गी की जिंदगी में देखते हैं आगे क्या हुआ। Some factory workers cut away the thighs, others the breast, the tenderloins, and so on. However, not all chicken parts go into the nuggets. The only ones that do are the rib meat, tenderloins, and chicken breast, while the rest are used to make other McDonald's meals. Once the pieces have been cut up, another set of workers separates the chicken skin from the cutlets. However, the skin is kept aside because it is eventually added to the nuggets for flavor and as a binding agent. Next, the chicken cutlets that do go into the chicken nuggets are placed in a big grinding machine. अच्छा जी, अब ये और मशीन आ गई, इसमें वो जो चिकन के पीस अलग अलग किए थे उनका कीमा बन रहा है, तो कीमा बनने की मशीन अलग है, ये चलाने वाले लोग अलग हैं, प्रोडक्शन हॉल अलग है। तो एक प्रोसेस से निकला कुछ जो गोश्त की बोटियां थी, अब वो एक और तरह की मशीनरी में चला गया, कोई और डिपार्टमेंट था, कोई और प्रोडक्शन हॉल था, वहां पर मुख्तलिफ मशीनें। अब वहां पर क्या हो रहा है, अब ये इनका कीमा बन रहा है। This machine is not a conventional grinder because first, it's massive, and second, the grinded up paste is extruded from a wide opening, which empties into a moving conveyor, which in turn transports the grinded up chicken to the next stage of production. This paste is made entirely of white meat, and rather than being smoothly blended, the chicken paste is rather rough, which is the reason for the texture of McNuggets. Some people think that the mixture used for making nuggets is a smooth pink slime, but I can tell you for free that the mixture used is entirely based on meat gotten from the chicken itself, not slime. The McDonald's company shut down this rumor by releasing a video showing the production process of the chicken nuggets in one of their plants. The moving conveyor moves the roughly blended chicken to a high-tech mixer, which combines it with other ingredients. अच्छा, अब वो जो कीमा बना था वो आगे और मशीनों में आया जिसमें कीमे का मजीद कीमा बना, अब उसमें और चीजें मिक्स हो रही हैं, तो ये एक और तरह की मशीनें होंगी जहां पर मिक्सिंग हो रही होगी। These include water, chicken skin, and most of the ingredients we mentioned earlier. Everything except the ingredients used to make the batter. Summarily, these ingredients include salts for flavor, food starch for the juicy taste, and natural antioxidants to protect the flavor of the nuggets throughout their shelf life. This mixing process goes on for a while and is then collected into large buckets with rollers. Afterward, the factory workers move this bucket onto the next production stage. Next, this mixed chicken is sent to another machine where they are cut based on the 4 shapes of chicken nuggets. First, the machine flattens the mixture by kneading with considerable pressure, and then the flattened mix is put through cutters of different shapes. The newly formed almost nuggets are placed on a conveyor which takes them to a machine that covers them with beaten eggs before coating them with a thin layer of batter. अच्छा, अब वो जो चिकन चला हुआ था, जिंदगी का सफर जो उसने शुरू किया हुआ था, बोटी बोटी हुआ, कीमा हुआ, फिर कीमा से और वो मजीद कीमा हुआ, फिर उसके अंदर और चीजें मिक्स हुई। अब ये सारा कुछ एक ही मशीन, मतलब एक मशीन से चिकन चलता हुआ अंदर जा रहा है और दूसरे से नगट्स बाहर आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट सेट ऑफ मशीनरीज हैं जो डिफरेंट प्रोडक्शन हॉल्स में हैं। ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जो हम पहले पीडी पढ़ते थे, मुख्तलिफ ये प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो किसी सवाल में वर्ड प्रोसेस, किसी सवाल में डिपार्टमेंट यूज हो रहा होगा। अब शुरू बात कहां से हुई थी, चिकन से, जो कि रॉ मटेरियल था, और इस बिजनेस का फिनिश प्रोडक्ट क्या, नगेट्स। तो वो जो चिकन से लेकर नगेट्स तक का सफर है वो मुख्तलिफ पीढ़ी से गुजर रहा है, जिसमें हर पीढ़ी को प्रोसेस कहते हैं और उसके अंदर उसके साथ मुख्तलिफ काम हो रहे हैं और एंड तक इसने नगेट्स तक पहुंचना है। तो अब क्या हुआ जी, छोटी छोटी सी बोटियां बन गई, flour, garlic, salt, and pepper, all of which have been अब ये उसके ऊपर कोटिंग होगी। Afterward, the nuggets are coated with another layer, which consists of brother, which is made using another list of flavorful components, such as white pepper and celery. The final coating applied to the nuggets is one that is unique to McDonald's chicken nuggets. This is called a tempura coating, which is a thicker batter compared to others that have been used before. It's made up of wheat flour, corn flour, starches, and leavening agents, which aerate the batter and give the nuggets their special taste. After being coated with at least 3 layers of batter, the conveyor takes the nuggets to the fryer, where they are deep fried at high temperatures for just a few minutes. Afterward, they are scooped mechanically onto another conveyor, which takes them to the next production stage. अच्छा जी, अब ये फिर कोई और डिपार्टमेंट होगा। अभी जो फ्राई हो रहा है, तो ये कोई छोटा सा पतीला तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी मशीनरीज होंगी, इनके अंदर वो प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचा, फ्राई हो गया। अब उसके बाद अगला काम पैकिंग तक जाना है। Fry the nuggets. They are not properly cooked at the factory. The short frying is just to set the tempura coating and get the somewhat crusty texture associated with nuggets. Meanwhile, the meat underneath all that coating remains uncooked.
and they remain that way until they arrive at the McDonald's restaurants where they are recooked. Once they leave the fryer, the nuggets are exposed on a wide surface surrounded by coolers to prepare them for the next phase, which is the packaging. Another conveyor takes them through another machine where the nuggets are portioned into packs and sealed after ensuring the package is airtight. Next, the packaged nuggets are taken to a freezer supplied with circulating air, where they remain until they are ready to be transported. चलें, आपके काम की बात इतनी थी। आगे फिर वो उन ब्रांचेज में चले गए। और अच्छा, अब इसमें जो प्रोडक्शन वर्कर्स को देखते रह गए, मैं नगेट्स की वीडियोस बता रहा था। जो मकसद था सिखाने का कि चिकन से लेके वो अगले बैच में अब अगले बैच में बेटी ऑन कर देना सारे। अच्छा, अब ये जो सब मकसद था दिखाने का ताकि वो जरा एक इमेज बन जाए, इसमें जो काम की बातें जो इससे दिखानी थी कि जब प्रोडक्ट बनना है, चलो नगेट्स बना लेते हैं जी। अब इन नगेट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? चिकन। ये है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मतलब अगर ये 700 रुपए किलो है तो कितने वैसे आजकल, चलो जितना भी है, तो अब ये जो चिकन है पर केजी 700 रुपए, ये इन मशीनों के अंदर एंटर हो गया। और ये वही पीडीज हैं, जो हम लोग ओवरहेड में पढ़ते थे। अब पहला डिपार्टमेंट जो भी था जहां पर इनकी तिक्का पोटी हो रही थी, उसको कटिंग डिपार्टमेंट कह लेते हैं जी। चले, कटिंग डिपार्टमेंट कह लें, कटिंग प्रोसेस कह लें। फिर उसके बाद वो जो बोटियां बनी थी अलग अलग, वो आगे गई जहां पर उसका कीमा बन रहा था, कीमा डिपार्टमेंट, कीमा प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके अंदर मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग डिपार्टमेंट, मिक्सिंग प्रोसेस। फिर आगे मेरे ख्याल में वो फ्राइंग हो रही थी, हैं जी। चलो हो गए। फिर इसके बाद फाइनली पैकिंग हो गई, तो उसको मैं कह लेता हूं फिनिशिंग। अब ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर एक ही तरह की मशीनें लगी हुई हैं सारी? नहीं, अब हर डिपार्टमेंट से जो चिकन ने सफर शुरू किया था, अब वो टुकड़े टुकड़े होता हुआ फिर कीमा बन रहा है, फिर उसमें मसाले ऐड हो रहे हैं, करते करते वो फाइनली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकला वो हो गए नगेट्स। अच्छा, नगेट्स जब बिकते हैं तो तादाद के एतबार से कि वजन के एतबार से? वैसे तो पैकेट्स होते हैं, लेकिन वो वजन के हिसाब से होते हैं। मतलब ये इसका जो पैकेट होता है, ये नहीं होता 15 नगेट्स हैं इसके अंदर, वो वजन के हिसाब से होगा। हाँ, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड साइज के रखे होते हैं, चूंकि तो हर डब्बे में शायद 12 ही होंगे, लेकिन इनकी जो प्राइसिंग भी हुई होगी वो वजन के एतबार से होगी। तो अभी इट्स टू अर्ली कि मैं ये बात करूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1 किलो चिकन से 1 किलो नगेट होता नहीं है ऐसा। 1 किलो चिकन से 1 किलो नगेट नहीं बनने, लेकिन चलो समझाने के लिए, सिर्फ अभी बात आसान रखने के लिए, नगेट्स के कुछ केजी बने। 1 किलो नगेट्स कितना कॉस्ट किए? मिसाल के तौर पे 1300 रुपए। अब ये 1300 कैसे बना? 700 ये था जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी, उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस से गुजरा है जो पिछले चैप्टर में हम जिनको पीडीज कहा करते थे। अब इन सब पीडीज में मजीद कितना खर्चा हुआ? 600। तो वो जो मजीद खर्चा हो रहा था वो सारा खर्चा था कन्वर्जन कॉस्ट। ये एक लफ्ज कभी जिंदगी में इस्तेमाल किया था मैंने। कन्वर्जन कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से प्रोसेस में पहली दफा मटेरियल इन हुआ, फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजर के फिनिश गुड्स तक पहुंचना है। इस सारे प्रोसेसेस के अंदर जो मजीद खर्चा इसमें ऐड हो रहा है वो सब कन्वर्जन कॉस्ट है। और ये जो 1300 रुपए अल्टीमेटली बना वो 700 भी है प्लस कन्वर्जन भी है। प्रोसेस कॉस्टिंग वो बिजनेसेस फॉलो करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के बनाया करते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि जब ये चिकन प्रोसेस में इन हुआ था जो कि 700 रुपए कॉस्ट का था, जब उसने पीआरसी पास कर लिया, जब वो इस प्रोसेस से पार कर गया, तो पर किलो कितना कॉस्ट कर चुका था? 700 ही बढ़ गया होगा ना। तो वो पर किलो कॉस्ट कर चुका था लेट से 780 पर केजी। फिर वो पीसेस जब आगे कीमा बने तो उस डिपार्टमेंट में मजीद खर्चे हुए। कौन से खर्चे हुए? कन्वर्जन कॉस्ट। फिर यहां जब ये पार कर चुके तो इसकी कॉस्ट पहुंच चुकी है 890 पर केजी तक। फिर उसके बाद जब ये वाला प्रोसेस भी साथ गुजर गया तो अब वो कॉस्ट बन चुकी है 1050 तक। फिर जब ये वाला फ्राई वाला प्रोसेस भी गुजर गया तो ये कॉस्ट बन चुकी हुई है 1240 तक। और फिर फाइनली जब ये फिनिश गुड प्रोडक्ट की शक्ल बन गई तो जाके ये बना है 1300। अब मैनेजमेंट के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 700 रुपए का चिकन इन सारे मराइल से गुजरता गुजरता यहां तक पहुंचा तो 1300 रुपए कॉस्ट किया। काफी है ये जानना कि बस 1300 कॉस्ट किया है, या ये सारे पड़ाव भी जरूरी है? जब यहां तक पार किया था तो ये कॉस्ट 700 से बढ़ के इतनी हो चुकी थी। यहां पर कितना और खर्च हुआ? 80 रुपए। फिर यहां पर मजीद खर्चा हुआ जो कि 110 हुआ। फिर यहां मजीद खर्चा हुआ जहां से टोटल 1050 तक पहुंच गया। फिर मजीद खर्चा हुआ टोटल यहां तक पहुंच गया। फिर मजीद खर्चा हुआ। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वो तरीका है जिससे कंपनी ये सारी फिगर्स जान पाएगी। वो बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो काफी प्रोसेसेस से गुजरते हैं, और अभी एडवांस बात बता रहा हूं, लॉसेस भी होते हैं और जिंदगी में एक ही दफा नहीं बनाते, रिपीटेशन में ये काम कर रहे होते हैं। तो वो बिजनेस ये जानना चाहता है कि हर प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो आधी अधूरी चीज है
वो कितने कॉस्ट कर चुकी हुई है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से जान सकेंगे। दोबारा नहीं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, दोबारा बताने लगा। नो सर, डायरेक्ट मटेरियल जी, वो फ्राइंग डिपार्टमेंट भी है ना बीच में, ये वाला नहीं चल रहा है इसे। नईम साहब, रेहान, यार मुझे लगता है एसी नहीं चल रहा ये वाला। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का जो सफर है, जो मुख्तलिफ मराइल से गुजर रहा है, ये सारे प्रोसेसेस हैं। डिपार्टमेंट प्रोसेस एक ही बात है। अच्छा, ये कोई साइंस नहीं है कि इस वाले को सर ने प्रोसेस कहा है और इस वाले को कहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड लास्ट प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस भी हैं, इन्हीं को डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इन्हीं को प्रोसेस भी कहते हैं। मैंने इसके दोनों नाम लिख दिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुजर रहा है और बिजनेस ये जानना चाहेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है हर प्रोसेस से गुजर जाने के बाद कितनी कॉस्ट बन चुकी थी। जैसे हो सकता है आपके अब्बा जी हिसाब रख रहे हो कि जब पीआरसी पास किया था तब तक कितने पैसे लग चुके थे, फिर जब कैफ पास किया था तो कितने पैसे लग चुके हुए थे, फिर छोटे बेटे को कह जाएंगे कि जब इसका सीफे पास होगा तो लिख लेना कितने पैसे लग चुके थे। तो अब वो जो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन हो रही है, तो ये वो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन है कि जो रॉ मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ था, पहला प्रोसेस गुजरने के बाद ये कॉस्ट 700 से बढ़ के 780 तक पहुंच गई है। तो ये जो हर प्रोसेस पार करने के बाद पर यूनिट कॉस्ट जान पा रहे हैं, ये सब प्रोसेस कॉस्टिंग से होता है। अगर किसी को कुछ समझ आया हो तो वो सर ज्यादा ना हिलाना, निकल जाएगा। फिर आप खुद अपने आप को 2-4 लाइनों में समझाना चाहें तो कुछ लिख लें इसके बारे में, अगर लिखना चाहें तो। हैं जी, ओवरहेड्स में हमने सिर्फ हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का OR निकाला था। कुछ सवालों में पर यूनिट कॉस्ट भी निकाली थी, वो ये पर यूनिट कॉस्ट है। इसमें हमने वर्क इन प्रोसेस की डिटेल में उतरना है। वहां पर हम वर्क इन प्रोसेस की बहुत ज्यादा डिटेल यूनिट्स की कैलकुलेशन में नहीं जा रहे थे। सवाल ये पूछा है कि हम ओवरहेड्स में क्या कर रहे थे। हम ओवरहेड में भी एक्चुअली कर तो खर्चा ही कैलकुलेट रहे थे, लेकिन वहां पर ना हमने यूनिट्स की क्वांटिटी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब वो ज्यादा ध्यान हुआ करेगा, नहीं अब वो और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने बने, कितने खराब हुए, कितने खराब होने चाहिए थे, कितने नहीं होने चाहिए थे। अब क्वांटिटी में हम लोग ज्यादा डिटेल में उतरने लगे, तो इसलिए ये अलग चैप्टर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट का वो जो हम लोग एक मल्टीपल डिपार्टमेंट का सवाल करते थे ना, यूनिट्स की क्वांटिटी की डिटेल में उतरे बगैर, वो ओवरहेड में कर रहे थे। ये उससे कुछ टोटली डिफरेंट काम नहीं है। यहां पर भी हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा डिटेल जाने लगे हैं हम लोग, यूनिट्स की, लॉसेस की डिटेल में जाने लगे। हर डिपार्टमेंट की डिटेल कैलकुलेशन होने लगी। ये मोस्टली एक्चुअल ही होगा, बजटेड हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 99.9% सवालों में एक्चुअली होगा। जी बिल्कुल होगा। नहीं 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 नहीं, ये जो पीडीज है ना, इनमें सारी क्वांटिटीज का पता होगा हमें हिसाब किताब। वो एसडीज हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही, हर पीडी के अंदर क्वांटिटीज की बिल्कुल डिटेल पता होगी। वो करेंगे सवाल, आगे चलेंगे तो पता लगेगा। इधर कुछ सर की आवाज आई थी। बिजनेस को फायदा ये है कि अगर कल को बिजनेस की जानना, सवाल ये पूछा है कि बिजनेस को क्या पड़ी है कि टुकड़े कैलकुलेट कर रहा है, 1300 रुपए काफी है। सवाल ये है कि 1300 काफी है जानना, 780, 890, 1050 क्या जरूरत है जानने की। तो अगर उनको ये पता चल रहा हो ना कि हमें ये वाला डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रहा है, यहां बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो फिर इसको रीडिजाइन करने का सोचेंगे, खर्चे कंट्रोल करने की बात करेंगे। क्योंकि हर जगह की मशीनें अलग हैं, हर जगह के लोग अलग हैं, तो इसलिए हर जगह के जो है वो कंट्रोल करने के तरीके अलग हो सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को जरूरी है जानना। और दूसरी रीजन, इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पढ़नी है, जो पहले कभी नहीं पढ़ी थी। उस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जितनी अब तक आ चुकी हुई है, तो इसलिए बहुत जरूरी है ये काम। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि लिखना क्या है, मैं एक दफा और बता देता हूं, अगर नहीं तो दफा करना ना लिखना। बिजनेस जो फिनिश गुड बना रहा है वो बना करती हैं बहुत ज्यादा तादाद में, मल्टीपल प्रोसेसेस से पार करके, लॉसेस भी होते हैं। वो बिजनेस ये जानना चाहेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट टोटल तो ठीक है, लेकिन हर प्रोसेस पार करने के बाद वो कॉस्ट कितनी बन सकी थी, तो फिर वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। तो अगर कुछ अपने आप को आप बता सकते हैं 2-3 लाइनों में तो बता लें, नहीं बता सकते कोई बात नहीं, बस ये डायग्राम बना लेंगे तो फायदा है। इस वीडियो से जो मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना चाह रहा था, आपने इनमें मुख्तलिफ देखा डिपार्टमेंट्स में, क्या वो एक ही चिकन की जिंदगी पे बनी हुई फिल्म थी कि उसको बेचारे को क्या क्या मुश्किलें आई, फिर क्या हुआ। एक वक्त में एक ही मशीन के अंदर एक से ज्यादा यूनिट्स थे,
यूनिट्स अगर चलो मैं नंबर ऑफ चिकन को कह दूं, या अगर केजीज को मैं यूनिट्स का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी मेजर करने का। अब वो नंबर भी हो सकता है, वो किलो भी हो सकता है, वो लीटर भी हो सकता है। तो कभी मैं यूनिट्स कह रहा हूँ, कभी मैं किलो, लीटर, स्क्वायर फीट, इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो एक वक्त में मशीन के अंदर एक ही चिकन था? नहीं, बहुत सारे थे। वो मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो एक बात तो ये बतानी है कि मशीन में जो मटेरियल इन हो रहा है, इनपुट, वो एक से ज्यादा है। उस मशीन से निकल रहा है आउटपुट, इनपुट आउटपुट, फिर एक मशीन से निकल रहा है, एक डिपार्टमेंट से निकल रहा है आउटपुट, और फिर वो अगले डिपार्टमेंट का इनपुट बन रहा है। एक तो ये टर्म्स याद रखते हैं। फिर उसके अलावा एक और चीज ये देखी आपने कि जो मशीन में ये सारा काम चल रहा था, जैसे ये फ्राइंग थी, चले, इस फ्राइंग के दौरान कुछ टाइम तो लगा होगा ना, चलो 20 मिनट लगे होंगे। तो 20 मिनट वो यूनिट्स इस प्रोसेस के अंदर रहे, फिर उसके बाद वो इस प्रोसेस से बाहर निकल के अगले में चले गए। इसी तरह से ये जो कीमा बनने वाला था, चलो मिक्सिंग था, वो जो मशीनें थी जिनमें मिक्स हो रहे थे, वो सारे के सारे मशीनों में डल के मिक्स होने के बाद निकलने में कोई तो टाइम ड्यूरेशन होगी ना। हो सकता है 1 घंटा हो सकता है। तो हर प्रोसेस का कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन है। ये वाली बात समझ आई? अब वो जो टाइम ड्यूरेशन है, वो पूरा महीना वो चले जा रही है मशीन, अज्यूमिंग 24 घंटे चले जा रही है। तो अगर किसी सवाल में ये कहा जाए कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टोटल 15,000 किलो नगेट्स फ्राई हुए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 15,000 केजी नगेट्स इस फ्राइंग प्रोसेस में आए और फ्राई होकर चले गए, तो क्या इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल की सुबह सुबह 15,000 का 15,000 किलो फ्रायर में डाला, फिर वो पूरा महीना उसी में सड़ते रहे, गलते रहे, कुड़ते रहे, और फिर 1 महीने बाद उन बेचारों को निकाला, फिर सारे 15,000 किलो बाहर चले गए? ऐसे हुआ? यानी अगर ये बोला जाए कि एक फॉर द ईयर 2022 पैक से 3,000 स्टूडेंट्स ने कॉस्ट पड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो 3,000 के 3,000 1 जनवरी 2022 को कमरे में आए थे, उनको पूरा साल कॉस्ट पढ़ाते रहे, फिर 31 दिसंबर को वो 3,000 स्टूडेंट्स कमरे से बाहर निकले और उन्होंने कॉस्ट पढ़ ली हुई थी। ये मतलब है। तो फिर क्या मतलब टोटल 3,000? मुख्तलिफ बैचेस थे, मुख्तलिफ टाइमिंग की क्लासेस थी। अगर पूरे महीने में टोटल 15,000 किलो यूनिट्स, 15,000 किलो इन फ्राइंग प्रोसेस से आए और गए, तो इसका क्या मतलब है कि शायद 20-20 मिनट तक फ्राइंग हो रही थी। 100 किलो डले, 20 मिनट फ्राई हुए, निकल गए, फिर 50 किलो आए, फिर 20 मिनट फ्राई हुए, फिर निकल गए, फिर 200 किलो आए, 20 मिनट फ्राई हुए, फिर निकल गए। यानी एक प्रोसेस की एक ड्यूरेशन है। लेकिन अगर टोटल 15,000 किलो इस फ्राइंग प्रोसेस का इनपुट आउटपुट बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है 15,000 किलो इकट्ठे ही पूरा महीना फ्राई होते रहे? नहीं है ना? ये बात समझ आ रही है? तो फिर क्या है 15,000? उन सब का वो जो हर 20-20 मिनट के बाद फ्राई होकर निकल रहे थे, उन सब का बस टोटल बताया हुआ। इस चैप्टर को ना मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ, जैसे पहले भी बांट रहा था। एक हिस्सा मैंने किया है जिसमें मैंने आपको ना कॉस्ट कैलकुलेशंस काफी सारी करानी है। बहुत तरह तरह की कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। कहीं हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होंगे, कहीं टोटल कॉस्ट निकाल रहे होंगे, बहुत सारी तरह की चीजें आनी है इसमें। ज्यादा टाइम इस चैप्टर का इसी में लगना है। बहुत सारी तरह की मैं आपको ना कॉस्ट कैलकुलेशंस बताऊंगा। फिर जब वो सारी कैलकुलेशंस कर चुके होंगे, तो फिर मैं आपको उनका डेबिट क्रेडिट बताऊंगा। और वो जो कुछ चीजें पहले थी नहीं समझाई हुई कि बाद में पढ़ेंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, एफर्ट कंट्रोल अकाउंट, तो वो अब काफी सारा अब इस चैप्टर में समझाऊंगा। और फिर जब ये सारी मेहनत भी कर लेंगे, तो आई कैपनेस को तो अलग चैप्टर बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसी टॉपिक का ऐसा समझता हूं, वो है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। एग्जाम में या तो क्वेश्चन इसका आता है या इसका आता है। तो लास्ट टाइम जो है वो इसका आया था, तो शायद इस दफा जॉइंट बाय का आ जाए। है ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। शायद मेरे ख्याल में 1-2 अटेम्प्ट्स ही हैं जिनमें ये नहीं है, अदरवाइज हर अटेम्प्ट में होता है। और लास्ट टाइम 20 नंबर का सवाल था इसमें से, पता नहीं 20-18 था, याद नहीं, 20 था शायद, 18-20 था बहरहाल। आज का तो खैर फीडबैक ने बहुत ले लिया, तो इसको अब ये कल मैं इससे ना डिटेल शुरू करता हूँ, और ये ना रोज ही रह जाता है। तो इस दफ़ा सोच रहा हूँ कि अपना क्लास के शुरू में कर लिया करूँ। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? कुछ भी नहीं? सुनते ही नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है कि मैंने फिर ये बताई होगी। अल्लाह ताला काम लेते हैं। ठीक है, चलें, जिसका जाना चला जाए, फिर करता हूँ बात।
कोई क्लास है वैसे? कोई क्लास है अभी? अच्छा ठीक है। और भी जाना किसी ने चला जाए? अच्छा ये उठ के जाना कोई आपके मतलब घटिया होने की जमानत नहीं है जहन्नुमी होने की जमानत नहीं है। जैसे जाना है कोई मसला है, कोई कन्वीनियंस का मसला है, चले जाइए, बिल्कुल कोई मसला नहीं। क्योंकि ये तो मैं उन्हें जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा होता हूँ, तो आप आगे रिक्शे वाले का टाइम हो सकता है, आपका और कोई क्लास का मसला हो सकता है, तो शर्माए नहीं, जिसने जाना चला जाए। चलिए ठीक है, नहीं जाना। अच्छा ये जितने बच्चे भी उठ के गए, या ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इनमें से कई होंगे जिन्होंने अभी के लेक्चर बंद कर भी दिया होगा, वो उन्होंने वहीं बंद कर दिया होगा। जब मैंने ये किताब उठाई होगी उन्होंने बंद कर दिया होगा। और ये मुझे कुछ बच्चे कह भी चुके हैं पिछले सेशन में कि सर आप ये ना दरमियान में सुना दिया करें, शुरू में सुना दिया करें, तो फिर वो जो लोग हैं वो लेक्चर बंद कर देते हैं, तो फिर शुरू में देर से लगाया करेंगे। तो इससे आपको इस चीज़ से सिर्फ एक बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी कोई ऐसी बात जिसमें किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता हो, जिसमें फ़राइज़ नमाज की बात हो सकती है, जिसमें कोई दीन की बात सुनना भी हो सकता है, जिसमें कोई डिस्कशन भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें कोई कनेक्शन जुड़ता हो, और इंसान जब उससे एग्जिट करता है कि नहीं 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 मुझे एक काम है, उस काम पे ना गौर जरूर करना। अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा, अक्सर लोगों के साथ कि इंसान ने उसकी कोई रीज़न बना के उसे आउट किया होगा, तो उस पर गौर करिएगा कभी ठंडे दिमाग से। भी मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेमोरी में अपनी दौड़ लें, हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात हुए हों। उन रीजंस पे गौर करिएगा, बकवास रीजन होंगे, बकवास, और वो ऐसे रीज़न होंगे जिन पे आप खुद भी अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा यार क्या बेकार रीज़न था ये। तो ये रीज़न, ये जो फिक्र अंदर डलती है, अरे वो याद है वो फलाना काम करना तुमने, वो इतना ज़रूरी काम है, ये किसकी तरफ से आते होंगे? ये शैतान की तरफ से आते होंगे। तो मैंने ना काफ़ी अर्सा पहले एक चीज़ अपने लिए ज़ाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने एक टेस्ट रखा था कि जब किसी चीज़ के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ ना कि सही है या गलत है, ये मैं आपको कोई किसी आलिम दीन, किसी बुजुर्ग हस्ती का आपको नहीं बता रहा, जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है गलत हो, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सीनियर होने के नाते। मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा था कि जिस काम पे मुझे थोड़ा सा ये डाउट है ना कि सही है कि गलत है, मैं देखूंगा कि इसके ना करने की मुझे रीजंस क्या मिल रही हैं। अगर वो बकवास रीजन है तो उसका तो वो काम सही है। अगर मैं किसी काम को करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, हो सकता है बात मेरी गलत हो, मैं ही गलत हूँ, हो सकता है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब किसी बारे में जानना चाहता था कि कदम सही है या नहीं है, तो उससे जो एग्जिट करने के मेरे दिमाग में रीजन आते थे वो बकवास पैथेटिक रीजन होते थे। उससे मुझे पता चलता था कि अच्छा काम सही है, ये रीजन शैतान की तरफ से वसवसे डाल रहे हैं। तो ये शैतान की तरफ से ना ये वसवसे होते हैं। अच्छा अभी जो हदीस सुनानी है ना आपको, उसमें हो सकता है आपके अभी इस वक्त आपकी फैमिली में ऐसे मौके मौजूद हों, नहीं तो फ्यूचर के लिए इसको याद रख लीजिएगा। कई फैमिलीज में ना जायदाद के नाम पे और कहीं और रीजन हो सकते हैं, फिर कहीं पर जायदाद एक नंबर 1 रीजन होता है, फिर कहीं पर होता है कि इंसान अपने हालात के बारे में इनसिक्योर हो जाता है, शायद मैं ही मुश्किल में ना आ जाऊँ। शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि किसी शख्स की डेथ होने के बाद उसकी बीवी, उसकी बेवा और जो बच्चे छोटे रह गए यतीम, ताया चचा मामू ये सब मुंह फेर लेते हैं, और ना सिर्फ ये कि मुंह फेरते हैं, उनके कारोबार पे कब्जा कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे किनारा कश होते हैं कि कहीं हमसे पैसे ही ना मांग लें। वो इसलिए साइड पे हो जाते हैं कि अगर इनको मैंने खर्चे पूरे करना शुरू किए तो कहीं मेरे बच्चों की कमी ना आ जाए। ये कुछ जेन्युइन फिक्रें भी हैं और कुछ जो है ना वो लालच होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। अगर वो हक मारते हैं तो वो एक अलग गुनाह होता है, यतीम का माल खाना, किसी का हक मार लेना, ये अलग मसला है। लेकिन अगर वो बस परेशान होकर डर जाते हैं तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे होते हैं, बल्कि गोल्डन छोटा वर्ड है। बुखारी, ये आपके सामने अभी इसलिए ला रहा हूं कि अगर आपकी फैमिली में ऐसे कोई मामलात हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए प्यार मोहब्बत से, और अगर आप कल को किसी पोजीशन में आते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। बुखारी 6005, सैयदना साहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। शहादत की उंगली, दरमियानी उंगली, इनको मिला के आपने इशारा किया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह से होंगे। अच्छा जन्नत के बारे में भी ना एक बात बताता चलूँ, जन्नत में ना लेवल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटीज होती है ना, एलीट क्लास है, झोपड़पट्टी है, नदी नाले हैं, तो ये तो हर दुनिया की गंदगी है ना। तो जन्नत में तो ऐसी मतलब डाउन साइड नहीं है, लेकिन जन्नत के टॉप चलते चलते जो सबसे टॉप है वो जन्नतुल फिरदौस है, और वो है अंबिया की जन्नत। तो इस बात से कि जन्नत में वो में इस तरह से होंगे, तो एक तो जन्नत का मुकाम भी टॉप क्लास बन रहा है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे होगा तो गारंटी हो रही है, तो इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़े बंदा। तो अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह के मामलात हैं, कोई यतीम मौजूद हैं, आपके वालिद वालदा के जानने वालों में कोई हैं, या आप कल को बड़े होकर आप इस पोजीशन में आते हैं, तो इस तरह की ना अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।